Hey guys, this is Subham Singh. Welcome to Backbenchers Trust or Struggles. In this lecture, we are going to deal with environmental engineering and we were discussing about chemical water quality parameters. In the previous lecture, we have already discussed about pH and TDS. So in this lecture, I'm going to take the third chemical water quality parameters, which is hardness, and fourth will be alkalinity. So first I'm going to take hardness. It is defined as concentration of multivalent cations in solution. मतलब कि आपके जो भी रॉ वाटर में मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस का कंसंट्रेशन है वही है हार्डनेस। और वो मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस क्या हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि एक मेजर सोर्स है। और माइनर सोर्स भी होते हैं जो कि हैं आपके फेरस हुआ, मैग्नीज हुआ, स्ट्रांसियम हुआ एंड एल्युमिनियम हुआ, ये आपके माइनर सोर्स हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके रॉ वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है, मतलब अगर आपका रॉ वाटर हार्ड है, तो क्या वे आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि डायरेक्टली ये आपके हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि हार्डनेस मिनरल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और कुछ हद तक हमारे बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो ये आपके हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते, बट आपके हेयर को ये डल कर देते हैं, ब्रिटल कर देते हैं। और इसका एक सिंपल जो है इफेक्ट है, जैसे हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग वॉशिंग में अगर हार्ड वाटर यूज करते हैं तो जो लेदर फॉर्म होता है वो अच्छे से नहीं होता, जिससे आपका जो सोप है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। और इसका हम लोग इफेक्ट देखते हैं इंडस्ट्री में देखते हैं, जो बॉयलर्स होते हैं उसमें स्केलिंग कर देता है। ये स्केलिंग में का मतलब होता है प्रेसिपिटेट होता है आपका मिनरल्स का, वो स्केलिंग होता है। और ये जो है इफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट होते हैं वो आपके अगर रॉ वाटर में प्रेजेंट हैं तो वो कुकिंग में प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि अगर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट प्रेजेंट है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको ये एलिवेट कर देता है, तो वहाँ पे भी हार्डनेस का प्रॉब्लम होता है। और हार्डनेस जो है आता कैसे है? हार्डनेस जैसे कोई भी आपका वाटर है, अगर लाइम स्टोन से या चाक से या जिप्सम से उससे जो है परकोलेट करता है, मतलब कि जो लाइम स्टोन है, चाक हुआ या जिप्सम हुआ, इससे अगर आपका वाटर परकोलेट कर जाए तो वो अपने साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को ले जाता है, जिससे वहाँ पे हार्डनेस जो है प्रेजेंट हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को हार्डनेस पढ़ना जरूरी है और हार्डनेस दूर भी करना अपने हार्ड वाटर को जरूरी है। अब हार्डनेस मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस कैसे होते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से होते हैं। ये कार्बोनेट है CO3 2- और बाइकार्बोनेट है HCO3-। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट हार्डनेस आपके रॉ वाटर में होता है। और ये जो कार्बोनेट हार्डनेस है ये टेम्पररी हार्डनेस होता है, मतलब इसको हम लोग सिंपल बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेस देते हैं। मतलब आपके रॉ वाटर में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट प्रेजेंट हैं तो वो होते हैं आपके परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस को हम लोग सिंपल बॉइलिंग मेथड से दूर नहीं कर पाते। इसका हम लोग जैसे कि आयन एक्सचेंज मेथड हुआ या जियोलाइट प्रोसेस हुआ उससे दूर करते हैं, वो जो कि हम लोग भी देखेंगे। जो मैंने पहले ही बताया कि अगर हार्डनेस प्रेजेंट है तो कंजम्पशन ऑफ सोप इंक्रीज होता है, स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स में हो जाता है। और अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विद वर्सनेट सॉल्यूशन, EDTA मेथड। मतलब कि हम लोग इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसका मेजरमेंट हम लोग EDTA मेथड से करते हैं। EDTA मेथड में हम लोग टाइट्रेशन जो यूज करते हैं वो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं एरिक्रोम ब्लैक टी, EBT, ये हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं। और जो टाइट्रेशन जो हम लोग करते हैं वो है EDTA। EDTA मतलब एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये EDTA का फुल फॉर्म होता है। इसको हम लोग और एज एन इंडिकेटर के रूप में EBT मतलब एरिक्रोम ब्लैक टी को यूज करते हैं, जो कि फॉर्म करता है रेड कलर।
मतलब कि एरिक्रोम ब्लैक टी फॉर्म करेगा रेड कलर, और जो टाइट्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा अगर ब्लू कलर में। मतलब कि जब आपने इंडिकेटर यूज किया तो वो रेड कलर फॉर्म करेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, गेट में भी आया हुआ है। टाइट्रेस अगर एबीटीए जो है मतलब का जो इंडिकेटर है वो रेड कलर फॉर्म करेगा, और जो जब टाइट्रेशन हम लोग यूज करेंगे जो तब जो चेंज होगा कलर वो ब्लू में होगा। मतलब अगर आपका टाइट्रेशन यूज करने के बाद कलर ब्लू हो जाता है तो मतलब कि आपका रॉ वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है। और अगर जब तक रेड यूज हो तब तक मतलब आपके रॉ वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मतलब कि प्रेजेंट है, आपके सल्फेट क्लोराइड। तो ये होते हैं आपके ईडीटीए मेथड। अब हम लोग इसका देखते हैं कि बाइक जो ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैसे हम लोग दूर करते हैं। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हम लोग दूर करते हैं, जैसे पहला हम लोग लेते हैं जियोलाइट प्रोसेस। अब जियोलाइट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसमें एक जियोलाइट बेड होता है जो कि है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ये होता है आपका जियोलाइट बेड। अब जियोलाइट बेड इसका होता है Na2O Al2 हो एक्स एक्स जो है SiO2 का इंटू Y H2O, मतलब वाई मोल जो है H2O का एक्स मोल SiO2 का, ये होता है आपका जियोलाइट बेड। अब इसको हम लोग ये जो फॉर्म है इसको हम लोग जेड में यूज करते हैं, तो Na जेड जेड से हम लोग इसको फॉर्म कर देते हैं, और Na मतलब कि जो आपका जियोलाइट बेड हो गया उसको हम लोग सिंपल NaZ लिखते हैं। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग यहाँ पे आपका जियोलाइट बेड हो गया जो कि है NaZ। यहाँ से हम लोग हार्ड वाटर अपना डालते हैं, हाँ, और यहाँ से हम लोग एक जब रीजनरेशन करते हैं उसके लिए है। तो CaCl2, मान लीजिए आपके रॉ वाटर में CaCl2 प्रेजेंट है, तब देखिए इसमें होता क्या है, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो अब ये जियोलाइट, अब ये रॉ वाटर में CaCl2 से मिक्स होके रॉ वाटर जो हार्ड है वो Na2Z मतलब जियोलाइट बेड से पास कराते हैं। अब जियोलाइट बेड से पास कराते हैं तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा। अब उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। अब जैसे Na2Z प्लस CaCl2, अब ये अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हो जाएगा क्या, NaCl2 प्लस CaZ। अब NaCl2 जो है पास हो जाएगा यहाँ से, CaZ फॉर्म जो है इस पर बेड पर रुक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग हार्डनेस इसको कर दे, और इसका ये जो जियोलाइट प्रोसेस है इसको हम लोग परम्यूट मेथड भी कहते हैं। अब ऐसे हम लोग जब कई कई बार जो है हम लोग अपने हार्ड वाटर को इस बेड से पास कराते हैं, तो इसका सिंपल सा है कि अगर कई बार आप यूज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएंगी। अब उसको हम लोग फिर से बेड को बनाते हैं, उसके लिए हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है ये 10% ऑफ NaCl होता है, 10% ऑफ NaCl। इसका रिएक्शन देखते हैं। अब जैसे CaZ तो बचा था हमारे जो फॉर्म हुआ था, क्योंकि जब हमने CaCl2 प्लस NaZ का रिएक्शन करवाया तो NaCl2 तो चला गया, CaZ बचा फॉर्म हुआ उस बेड पर। अब CaZ तो पहले से ही है, अब प्लस हमने 10% ब्राइन सॉल्यूशन NaCl का जो है NaCl के लिए 2NaCl ले लिया। अब जब हम फॉर्म करें तो फिर ये जो है एक्सचेंज हो जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा ये, तो फिर से क्या बन जाएगा NaZ अब प्लस CaCl2। तो मतलब कि CaZ था प्लस NaCl हमने जो है पास करवाया, तो ये जब रिएक्शन करेगा तो NaZ हो जाएगा, Na अगर यहाँ पे 2 है रिएक्शन ले लीजिए बैलेंस करने के लिए, तो Na2Z हो जाएगा अब प्लस
CaCl2। तो ये आपका फिर से जो है जियोलाइट बेड बन जाएगा। तो ये होता है आपका रीजनरेशन, मतलब जियोलाइट बेड करने का। तो इससे आपका जो है हार्ड वाटर जो है सॉफ्ट बन जाता है। ये तो होता है आपका जियोलाइट प्रोसेस। एक और प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें आयंस को एक्सचेंज करें, मतलब कि H+ आयन को OH- आयन से पास कराते हैं। यही होता है, मतलब कि कैटायन को एनायन से पास कराते हैं। तो वही आयन जब एक्सचेंज होता है तो हमारा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में हो जाता है। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें होता है क्या, इसमें हम लोग 2 कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे आपका कैटायन एक्सचेंज रीजन है, जो कि हम लोग यूज करते हैं RCOOH। ये हम लोग यूज करते हैं किसके, कैटायन एक्सचेंज रीजन, जो कि है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है। अगर एल्कलीन की यूज करते हैं तो एल्काइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। और इसमें हम लोग एक और यूज करते हैं जो है, मतलब कि वो है RSO3H, जो कि है सल्फोनिक ग्रुप का। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग करते क्या, कैटायंस में हो गया। तो एनायंस में हम लोग यहाँ से हम लोग अपना हार्ड वाटर पास कराते हैं। यहाँ से हम लोग इसको ऐड करते हैं एक दूसरे कंटेनर में, जहाँ पे एनायंस एक्सचेंज रीजन है, जो कि है RNH3OH। ये एनायन, अब इसमें हम लोग करते क्या हैं, यहाँ से हार्ड वाटर हम लोग पास कराते हैं। तो जो कैटायन एक्सचेंज रीजन है, यहाँ पे जो उसके बाद रिएक्ट करता है तो H+ आयन यहाँ से निकलता है। अब H+ आयन यहाँ आता है और यहाँ पे हम लोग एनायन है, तो एनायन में OH- आयन है, तो H+ आयन प्लस OH- आयन मिलके वाटर बना देते हैं। और बाकी जो वेस्ट है वो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसका हम लोग, ये तो सिंपल सा वो हो गया कि हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि आपने कैटायन से पहले ही पास कराना है। तो मान लो आपका कोई भी CaCl2, मान लो आपने आपके जो वाटर में कोई जो हार्ड वाटर है उसमें CaCl2 प्रेजेंट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका कैटायन एक्सचेंज रीजन हो गया, जो कि है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो RCOOH प्लस CaCl2। अब इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे RCOOH, ये Ca एक्सचेंज होता है, अब प्लस 2H+ आयन प्लस 2Cl- आयन। ये हो गया आपका रिएक्शन होने के बाद। अब यहाँ पे जो ये इसके बाद जो वहाँ पे हम लोगों ने बनाया था ये कैटायन एक्सचेंज रीजन, यहाँ पे ये तो रुक जाता है, ये चीज, ये रिएक्शन। बट ये जो H+ आयन और Cl- आयन है, ये हम लोग जो यहाँ से निकाले थे, एक वहाँ पे ऐड किए थे सेकंड एनायन में, यहाँ से हम लोग निकाले थे, इसके थ्रू यहाँ पे H+ आयन और Cl- जो हमको रिएक्शन से मिला, वो इसके थ्रू इस एनायन में हम लोग पास कराते हैं। अब एनायन में हम लोग पास कराते हैं तो उसको रिएक्शन देखिए क्या होता है, RNH3OH प्लस Cl- H-। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे तो H+ आयन और OH- आयन जो है, वो तो दोनों H+ आयन H+ आयन और OH- आयन ये रिएक्ट करके H2O बना लेंगे। और जो वेस्ट बचा रहेगा, और जो ये H2O बनेगा, ये सॉफ्ट वाटर होगा। और जो वेस्ट बचा रहेगा वो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो होता है आयन एक्सचेंज मेथड। और इससे हम लोग जीरो हार्डनेस अपना अचीव करते हैं।
मतलब आयन एक्सचेंज मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड, मतलब सबसे जो है बेस्ट मेथड आयन एक्सचेंज मेथड होता है। इससे हम लोग जीरो हार्डनेस अपना अचीव करते हैं। तो ये तो हुआ आपका हार्डनेस जो है रिमूव करने का तरीका, कि आप परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हार्डनेस हम लोग कैसे जो है मतलब कि न्यूमेरिकल से कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल में हम लोग टोटल हार्डनेस का ये फार्मूला है, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन है उसको लिख लेते हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये होता है आपकी इक्विवेलेंट वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 प्लस कैल्शियम का कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। अब इसको हम लोग जब लगा जो है न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें देखेंगे, अभी हम लोग इसको सिंपल यहीं पे छोड़ दें, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग एक एक करके अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्कालिनिटी और टोटल हार्डनेस में रिलेशन क्या है, टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी में रिलेशन। अब अगर मान लो आपका कोई भी न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें अगर टोटल हार्डनेस की वैल्यू अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर दी हुई है, एल्कालिनिटी अगर आपको दी हुई है 500 मिलीग्राम पर लीटर, तो जो अगर जो है टोटल हार्डनेस दी हुई है 200 मिलीग्राम पर लीटर, एल्कालिनिटी दी हुई है आपको 500 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसमें कार्बोनेट हार्डनेस जो होगा वो इन दोनों में जो लेस होगा, मतलब लेसर दैन इनमें से टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी में जो लेस होगा वही वो आपका कार्बोनेट हार्डनेस होगा। अगर मान इसमें कौन सा लेस है, टोटल हार्डनेस लेस है, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा टोटल हार्डनेस के इक्वल। अब अगर कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस के इक्वल हो गया तो नन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नन कार्बोनेट हार्डनेस। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो नन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा जीरो। ये होता है आपका एल्कालिनिटी और टोटल हार्डनेस में रिलेशन। और एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी कितनी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर। काज फॉर रिजेक्शन कितनी है, 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये हम लोगों को याद कर लेना। और इसकी हम लोग डिग्री ऑफ हार्डनेस देखते हैं, मतलब कि अगर आपके वाटर में जितने लिमिट में प्रेजेंट है तो आपका वाटर कितना हार्ड है, सॉफ्ट है या स्लाइटली हार्ड है या मॉडरेटली हार्ड है या वेरी हार्ड है। तो अगर 0 से 55 प्रेजेंट है तो आपका सॉफ्ट होगा वाटर, 56 से 100 के बीच में है तो स्लाइटली हार्ड होगा, अगर 101 से 200 के बीच में है तो मॉडरेटली हार्ड होगा, और 201 से 500 के बीच में है तो वे वेरी हार्ड होंगे। ये होते हैं आपके डिग्री ऑफ हार्डनेस, ये क्वेश्चन में आते रहते हैं इसलिए हम लोगों को इसको देख लेना है। तो हार्डनेस तो हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया। नाउ लेट्स मूव द फोर्थ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर व्हिच इज एल्कालिनिटी। Alkalinity is defined as quantity of ions in water that will react to neutralize H plus ion। मतलब आपके जो वाटर में जितने भी आयन प्रेजेंट हैं वो आपके H प्लस आयन को अगर न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं तो जितना क्वांटिटी उस आयन का प्रेजेंट है वो होते हैं एल्कालिनिटी। मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कालिनिटी इज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कास्टिक। ये होते हैं CO3 2 माइनस मतलब कार्बोनेट, ये SCO3 माइनस मतलब बाइकार्बोनेट, OH माइनस मतलब कास्टिक। ये होते हैं आपके मेन मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कालिनिटी। अब हम लोग देखते हैं कि और माइनर सोर्स भी होते हैं एल्कालिनिटी के, जो कि ये दिए हुए हैं, ये होते हैं आपके माइनर सोर्स। अब हम देखते हैं कि एल्कालिनिटी आपके रॉ वाटर में कैसे आ सकते हैं। तो एल्कालिनिटी जैसे अगर आपके रॉ वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट हो गया तो उससे तीनों प्रकार के मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कास्टिक एल्कालिनिटी होती है, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जिससे CO2 प्लस H2O रिएक्ट किया तो ये बना देगा H2CO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। H2CO3 फिर से वापस रिएक्ट करता है, ये फॉर्म करता है H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन। यहाँ पे HCO3 माइनस आयन से हमको बाइकार्बोनेट मिल गया। अब ये बाइकार्बोनेट फिर से वापस जो है रिएक्ट करके
खुद को डिग्रेड करेगा H+ आयन में और CO3- आयन। यहाँ से हमको कार्बोनेट एल्कालिनिटी मिल गई। अब कार्बोनेट एल्कालिनिटी और H2O रिएक्शन करके हमको कास्टिक एल्कालिनिटी देंगे। और जो ये लास्ट वाला रिएक्शन है ये एक वीक रिएक्शन होता है, क्योंकि ये एक हाई पीएच पर काम करते हैं, जो कि एल्गी अगर प्रेजेंट हो, और एल्गी अगर प्रेजेंट है तो ये आपके HCO3- को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब इसको डिकम्पोज कर दे, मतलब कि यूज कर लेगा। तो बचते क्या है आपके OH- हैं। तो ये तो होते हैं। अब इसका हम लोग निकालते कैसे हैं, तो इसको हम लोग टाइट्रेशन से मेजर करते हैं। टाइट्रेशन हम लोग टाइट्रेशन यूज करते हैं 0.02 NH2SO4, मतलब 1 मिलीग्राम ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कालिनिटी एज CaCO3। और इसका जो होता है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब कि अगर ये लिखा है इसका मतलब होता है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्विवेलेंट। तो ये होते हैं। और 1 ml ऑफ एसिड विल है, ये हम लोग निकालते हैं। इसको हम लोग जब लगाएंगे फार्मूला, मतलब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन लगाएंगे उसमें हम लोग इसको ब्रीफली देखेंगे। और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, एल्कालिनिटी इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट, मतलब अगर आपके रा वाटर में एल्कालिनिटी प्रेजेंट है तो वो एक बिटर टेस्ट आपको वाटर देगा। बिटर मतलब कड़वा, सिंपल सा। और अगर आपके रा वाटर में एल्कालिनिटी प्रेजेंट है तो एक प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि आपके पाइप में रिक्रस्टेशन का जो है, मतलब इनक्रस्टेशन कर देता है। इनक्रस्टेशन मतलब आपके जो पाइप है, मान लो ये पाइप आपका प्रेजेंट, और इसमें आपका एल्कालिनिटी प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट बना के आपका इनक्रस्टेशन करेगा। इनक्रस्टेशन करेगा तो इससे आपके जो पाइप का मतलब कि सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे आपका डिस्चार्ज कम मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। और इसका हम लोग प्रेसिपिटेट बनता कैसे, मान लो Ca2+ आयन है और कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो ये बनाता है CaCO3, जो कि एक प्रेसिपिटेट है। इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, मेजरमेंट एल्कालिनिटी मेजरमेंट are done by titrating the water with an acid and determining the hydrogen equivalent of alkalinity, and it is expressed in terms of milligram per liter as CaCO3। मतलब हम लोग इसको एक टाइट्रेटिंग कराते हैं वाटर को जिस एसिड से, जो कि डिटरमाइन करता है हाइड्रोजन इक्विवेलेंट ऑफ एल्कालिनिटी, और ये एक्सप्रेस होता है CaCO3 के रूप में। CaCO3 के ही रूप में हम लोग एल्कालिनिटी को प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक हम लोग न्यूमेरिकल से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वाटर कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ CO3 -183 ग्राम ऑफ SCO3- आयन एंड 85 ग्राम ऑफ OH-। तो एल्कालिनिटी क्या होगी, अब हम लोग जैसे कि हार्डनेस में मैंने ऊपर फार्मूला आपको दिखाया था, सेम वही फार्मूला है। तो कंसंट्रेशन ऑफ CO3- अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ CO3- है इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, कंसंट्रेशन ऑफ HCO3- अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HC, इसी तरह एंड सो ऑन। सो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। अब जो है हम लोग इसको फार्मूला मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो कंसंट्रेशन ऊपर उसमें इसमें दिया ही हुआ है 150, 183 एंड 85। तो हम लोग इसको फार्मूला रखते हैं। तो 150 कंसंट्रेशन हो गया, और CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 50 होगा। कैसे देखो, कैल्शियम का जो है मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 40 प्लस CO3 कितना हो जाएगा, 16 होता है आपका ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, और प्लस 12 ये हो जाएगा 60। तो 60 प्लस 40 अपान वैलेंसी, वैलेंसी से कितनी होती है 2, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी प्रकार आप CO3- का निकाल सकते हैं। तो सी 48 इंटू प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, और इसकी वैलेंसी 2 है तो 2/2 तो 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसकी एल्कालिनिटी आ गई एज इन फॉर्म ऑफ CaCO3 650 ग्राम। ये हो गया आपका एल्कालिनिटी। अब रिलेटिव हम लोग देखते हैं, रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ एल्कालिनिटी स्पीसीज आर पीएच डिपेंडेंट। अब हम लोग पीएच में पढ़े थे, इसमें हम लोग दो प्रकार के जो है इंडिकेटर यूज करेंगे। एक है मिथाइल आयन, दूसरा है फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन जो होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, मतलब एल्कालिनिटी नेचर का होता है, और इसकी पीएच की मतलब पीओएच की वाइड रेंज होती है 8.6 टू 10.3 समथिंग। और इसकी मिथाइल आयन की हम लोग लेते हैं 2.4 से 4.4 समथिंग, ऐसे ही हमने पीछे देखा भी था।
अब इसमें करते क्या है, अब हम लोग जैसे देखते हैं कि आपका जो H+ आयन है और OH- आयन है, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा H2O में, मतलब फर्स्ट रिएक्शन में ही तो डिजॉल्व हो गया H2O के फॉर्म में। बट जो कार्बोनेट आपका है वो H+ आयन से रिएक्ट करके HCO3- मतलब बाई कार्बन, मतलब एक रिएक्शन में ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसको एक और रिएक्शन लेना पड़ रहा है, तो HCO3- प्लस H+, तो ये आपका H2CO3 फॉर्म करेगा। मतलब आपको CO3- को 2 रिएक्शन लेना पड़ रहा है डिजॉल्व करने के रूप में। इसलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें, यहाँ पे फिनाप्थलीन है, ये मिथाइल ऑरेंज है। फिनाप्थलीन हम लोग 8.3 जो है pH रेंज पे ले रहे हैं और 4.4 पर मिथाइल ऑरेंज को। अब OH- तो पहले ही रिएक्शन में यहाँ पे डिजॉल्व हो गया, तो OH- तो पूरा हो गया। अब +1 क्योंकि पूरा नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको अजम्पशन लेते हैं कि हाफ जो है फर्स्ट रिएक्शन में डिजॉल्व होगा, सेकेंड रिएक्शन में हाफ और प्लस HCO3- का टोटल, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये जो है, ये मेन क्वेश्चन, इसको हम लोग को याद, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि अगर P = M है तो ऑल एल्केलिनिटी विल बी इन कॉस्टिक, मतलब कॉस्टिक एल्केलिनिटी होगी, मतलब इसमें प्रीडोमिनेंट किसका होगा, कॉस्टिक एल्केलिन, मतलब OH- आयन। अब P = M/2 है तो वहाँ पे कार्बोनेट एल्केलिनिटी का प्रीडोमिनेंट होगा। अगर P < M/2 है तो वहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों होंगे। और अगर P जो है greater than M/2 हो गया तो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट स्पीसीज क्या होंगे, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल, मतलब कि आपके ये कॉस्टिक। और अगर P = 0 हो गया तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट एल्कालिटी प्रीडोमिनेंट होंगी। तो ये आपके जो हैं स्पीसीज हुए और कितने डिपेंडेंट हैं और कौन सा डोमिनेट करेगा, ये हो गया आपका। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हमने तो थियरी तो इसमें आपको पूरी देख ली। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी बच्चे जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे आपके हो गए क्लोराइड कंटेंट हो गए, फ्लोराइड कंटेंट हो गए, इनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग पीएच के जो है न्यूमेरिकल, हार्डनेस के न्यूमेरिकल और एल्कैलिनिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे हम लोगों का और जो है क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो गुड बाय।